हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल लॉ की टॉपिक की अगर हम बात करें तो हमने आपको दो महत्वपूर्ण एक्ट्स के विषय में बताया है। आज हम एक नए एक्ट के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस एक्ट का नाम है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। तो आज हम जानेंगे कि ट्रेड यूनियन एक्ट क्या होता है, साथ ही साथ ट्रेड यूनियन एक्ट के उद्देश्य के बारे में। तो देखिए, जहां तक ट्रेड यूनियन एक्ट की बात, जहां पे श्रम संघ अधिनियम की बात है, जहां तक इसकी जरूरत क्यों पड़ी या इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका जो महत्वपूर्ण रीजन था वो ये था कि हमारे देश में या इवन ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, वैश्विक स्तर पे बात करें, तो लगातार श्रमिकों के साथ अमानवीय घटनाएं बढ़ती चली जा रही। आज से अगर हम 50 से 60 साल पहले की बात करें, 70 साल पहले की बात करें, तो वहां पे स्थिति ये थी कि श्रमिकों के साथ बहुत ही गलत ढंग से व्यवहार किया जा रहा था, काफी अमानवीय कृत्य हो रहे थे और लगातार श्रमिकों का शोषण हो रहा था। श्रमिकों से, जैसा हमने पहले भी स्पष्ट किया था, काम तो खूब कराए जा रहे थे, लेकिन उसकी अपेक्षा में जो वेजेस थे वो काफी कम दिए जा रहे थे। जैसे कार्यशील घंटों की अगर हम बात करें तो पूर्व में जो निर्धारण किया गया था कि सूर्योदय से लेकर के एक श्रमिक सूर्यास्त तक काम करता था और बदले में थोड़ा सा अनाज उसे पारिश्रमिक के रूप में दे दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं श्रमिकों का शोषण हो रहा था इस तरीके से। और इन्हीं सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्ल मार्क्स एक व्यक्ति हैं जिन्होंने श्रमिकों को बताया कि अगर आप एकजुट नहीं हो, अगर आप लोग एक साथ नहीं आएंगे तो कभी भी जीवन में आगे की तरफ अग्रसर नहीं हो सकते। तो कार्ल मार्क्स जी ने यूनिटी के बारे में श्रमिकों को बताया, समझाया, जिसके बाद श्रमिकों के बीच में कहीं ना कहीं संगठन की स्थापना शुरू हो गई। और आप भी जानते हैं कि एकता में कहीं ना कहीं बल होता है। जब यूनिटी बनती है तो उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। जब कभी भी कोई एक सिंगल श्रमिक, कोई एक अकेला व्यक्ति अपनी किसी भी मांग को लेकर नियोक्ता के पास जाता है तो नियोक्ता उसे साफ साफ स्पष्ट शब्दों में उसकी डिमांड को मानने से कहीं ना कहीं इनकार कर देता है, मना कर देता है। लेकिन जब सारे श्रमिक एक साथ हो जाए और फिर किसी डिमांड को लेकर के नियोक्ता के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं नियोक्ता श्रमिकों की डिमांड को पूरा करने के लिए बाध्य होता है। तो देखिए, बेसिकली यही महत्वपूर्ण रीजन था किसके लिए? श्रम संगठन के लिए, या हम कह सकते हैं श्रम संघ अधिनियम के लिए। तो अगर हम श्रम संघ अधिनियम की बात करें तो ये अधिनियम 1926 में, जो करंट टाइम में है, वो 1926 माना जाता है। हालांकि इसकी शुरुआत जो हुई थी बहुत पहले ही हो चुकी थी। 1850 के आसपास इसके बारे में चीजें स्टार्ट हुई, लेकिन जो बेसिकली अभी इस समय एक्ट पढ़ाया जा रहा है या हमें जो एक्ट बताया जाएगा वो है आपका ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। देखिए, अगर इस एक्ट के बारे में बात करें तो एक्ट में पहली चीज तो आती है कि एक्ट का पूरा नाम, जैसे जो भी हम बात करते हैं एक्ट के बारे में, तो एक्ट में एक आपका सेक्शन फर्स्ट होता है और सेक्शन फर्स्ट में तीन चीजें जानना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। पहली चीज तो पर्टिकुलर जो भी एक्ट हम पढ़ने वाले हैं उस एक्ट का नाम क्या है। नेम के बारे में बात करें तो पहले 1926 से पहले इस एक्ट का नाम इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट था, भारतीय श्रम संघ अधिनियम था। बाद में भारतीय वर्ड 1926 में हटा दिया गया। तो अभी इस पर्टिकुलर एक्ट के बारे में बात करें, इसका नाम है श्रम संघ अधिनियम 1926। अब इसके साथ साथ अगर सेकेंड पे जाए, सेकेंड पॉइंट पे, तो यहां पे बात होती है स्कोप की, एक्सटेंड की, कहां तक फैला हुआ। तो देखिए, जनरली क्या है कि ये जो एक्ट है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर ऑल ओवर द इंडिया, ये एक्ट, ये अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू होता है। अब देखिए, इस अधिनियम के बारे में आगे हम जानने की प्रयास करेंगे कि कब इन्फोर्समेंट में आया। अगर हम बात करें तो इन्फोर्समेंट जो इसका हुआ ऑन 1 जुलाई 1927। तो देखिए, इस एक्ट का
इस एक्ट को जो लागू किया गया पूरे भारत में, कब लागू किया गया? 1 जुलाई 1927। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम इस पर्टिकुलर एक्ट के बारे में बात करें तो इस एक्ट को 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। इसमें कहीं ना कहीं 5 चैप्टर्स हैं, 5 अध्याय है। और इन 5 अध्याय की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शन की अगर हम बात करें तो 33। तो इस पर्टिकुलर एक्ट में हमें टोटल 33 सेक्शंस के बारे में पढ़ने हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पूरा इस चूंकि हम रिवीजन क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम रिवीजन क्लास चला रहे हैं आप लोगों का, तो देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण सेक्शन होंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, बस हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जैसे यहाँ पे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि ट्रेड यूनियन का पंजीयन कैसे होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रेड यूनियन की ड्यूटीज क्या है, लायबिलिटीज क्या है, इनके राइट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है। साथ ही साथ एक ट्रेड यूनियन की विशेषता क्या होती है, ट्रेड यूनियन के उद्देश्य क्या होते हैं। तो ऐसे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए इंट्रो में बस आपको इतना जानना होता है कि आपके एक्ट का पूरा नाम क्या है। जैसा हमने बताया कि श्रम संघ अधिनियम 1926। स्कोप की बात करेंगे तो जम्मू और कश्मीर को लेकर के पूरे भारत में एक्ट या अधिनियम आपका लागू होता है। अगर इन्फोर्समेंट की बात करें, लागू होने की बात करें, तो लागू कब से हुआ? ऑन 1 जुलाई 1927, 1 जुलाई 1927 से पूरे भारत में लागू हो गया। तो ये आपके बेसिक इंट्रोडक्शंस थे। जैसे यहाँ पे आप जब भी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं इसमें कितने चैप्टर्स हैं इस एक्ट में? तो 5 चैप्टर्स हैं। साथ ही साथ इसमें हमें जो पढ़ने हैं 33 सेक्शंस के बारे में। क्लियर है? तो हमारा इंट्रोडक्शन फेज था। इसके बाद हम जानते हैं कि श्रम संघ अधिनियम के उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के साथ इसका गठन किया गया। ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट। देखिए अगर हम ट्रेड यूनियन एक्ट के मुख्य उद्देश्यों के बारे में बात करें तो इसका जो पहला मुख्य उद्देश्य था वो कोऑपरेशन को डेवलप करना, डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग को विकसित करना, सहयोग को बढ़ाना। अब देखिए हम जब कभी भी ट्रेड यूनियन एक्ट की बात करते हैं तो सहयोग की भावना किसमें बढ़ाना, कैसे बढ़ाना? देखिए होता क्या है कि जब हम किसी भी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो वहां पे 2 पक्ष होते हैं। एक होता है आपका एम्प्लॉयर, दूसरा होता है वर्कर्स। तो जहां तक श्रम संघ की बात है तो इसका मुख्यतः जो उद्देश्य होता है एक वर्कर्स के बीच में कोऑपरेशन लेके आना। जो भी श्रमिक किसी भी फैक्ट्री में काम करते हैं उनके बीच में सहयोग की भावना उत्पन्न करना, उनको साथ लेके आना, ना केवल उनको साथ लाना बल्कि एम्प्लॉयर्स साथ ही साथ नियोक्ता के साथ भी सहयोग की भावना कहीं ना कहीं विकसित करना, ताकि किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, किसी भी फैक्ट्री की बात करें, उसके कार्यों को स्वतंत्रता पूर्वक चलाया जा सके विद द म्यूचुअल बेनिफिट्स। कहीं ना कहीं इसमें पारस्परिक लाभ के, इसमें एम्प्लॉयर का भी लाभ होता है और वर्कर्स का, अगर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन हो तो सहयोग का दोनों पक्षों को लाभ होगा, चाहे वो एम्प्लॉयर होगा। अगर एम्प्लॉयर के पक्ष के लाभ की बात करें तो कभी भी स्ट्राइक नहीं होगा, सरलता पूर्वक फैक्ट्री के अंदर काम चलता रहेगा। वर्कर्स की बात करें तो वर्कर्स की जो भी इच्छाएं, जैसे सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर बात है, वेजेस को बढ़ाने की बात है, एक एग्जैक्ट कार्यशील घंटे की बात करें, तो कोई भी किसी प्रकार का डिमांड, बोनस को लेकर कोई डिमांड है तो सारी डिमांड बहुत ही इजीली पूरा हो सकती है किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट, श्रम संघ अधिनियम। क्लियर है? सेकेंड, अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है यहाँ पे
कलेक्शन ऑफ डेटा। तो ये कलेक्शन ऑफ डेटा भी इसका उद्देश्य होता है श्रम संघ अधिनियम का, कि किसी भी फैक्ट्री की बात करें, किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, तो उसमें जितने भी लोग काम करते हैं, जितने भी श्रमिक काम करते हैं, सबका प्रॉपर रिकॉर्ड, सबका प्रॉपर डेटा कहीं ना कहीं होना चाहिए। अब ये डेटा रिकॉर्ड करने का जो प्रोविजन है श्रमिकों के संबंध में, ये कैसे और कहां से प्राप्त होता है? आपके कहीं ना कहीं ट्रेड यूनियन एक्ट के माध्यम से, ताकि किसी प्रकार का कोई भी डिमांड नियोक्ता तक ले जाना है तो उसके बारे में प्रॉपर ढंग से कैलकुलेशन किया जा सके कि डिमांड हमारी कौन सी है और कितनी होनी चाहिए। तो कलेक्शन ऑफ डेटा ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कहीं ना कहीं ट्रेड यूनियन एक्ट के पीछे। साथ ही साथ अगर हम बात करें डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्राइक, हड़ताल की घोषणा की बात करें कि हड़ताल कब होना है, कहां होना है, कैसे होना है, उसके लिए क्या क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं, इस सारी विषयों अगर हम बात करें तो सारी चीजें कहां से निर्धारित होती है, कौन निर्धारित करता है? ये सारी चीजें श्रम संघ निर्धारित करता है। श्रम संघ का कोई एक यूनियन लीडर होता है जो इस बात को अपने श्रमिकों तक पहुंचाता है कि हड़ताल कब करना है, हमें कहां करना है और कैसे और किस ढंग से करना है। क्लियर है? तो डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्राइक की अगर जहां तक बात है, ये भी किसका ऑब्जेक्टिव होता है? आपका ट्रेड यूनियन का ऑब्जेक्टिव होता है। अब देखिए डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव के साथ साथ अगर हम बात करें, एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है टू इंश्योर द facilities of हेल्थ, स्वास्थ्य से संबंधित जो सुविधाएं हैं उनको इंश्योर करना, उनको सुनिश्चित करना। जैसे आपको फैक्ट्री एक्ट की अगर हम बात करें, कारखाना अधिनियम, वहां पे प्रोविजन ऑफ हेल्थ के बारे में बताया गया होगा, स्वास्थ्य से संबंधित प्रावधानों के बारे में बताया गया होगा। तो स्वास्थ्य से संबंधित जो भी प्रावधान है उनको प्रॉपर ढंग से या उनको अच्छे ढंग से उनका क्रियान्वयन किया जाए, इसके लिए भी जिम्मेदार कौन होता है? ट्रेड यूनियन एक्ट। कहीं से कोई भी एम्प्लॉयर की तरफ से लापरवाही होती है इस विषय पे, तो उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? उसकी ध्यान रखने की जिम्मेदारी ट्रेड यूनियन एक्ट की होती है, श्रम संघ अधिनियम की होती है। ना केवल आपकी सेफ्टी के प्रोविजन की बात करें, बल्कि टू इंश्योर the facilities of safety, सुरक्षा से संबंधित जो भी प्रोविजन है उनको भी इंश्योर करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ट्रेड यूनियन एक्ट। सुरक्षा से संबंधित जैसे बार बार गाइडलाइंस जारी करना, किसको खतरनाक प्लांट एंड मशीनरी पे एम्प्लॉयमेंट देना है, किसको नहीं देना है, ठीक है, महिला श्रमिक कितने घंटे काम करेंगी, बालक कितने घंटे काम करेंगे, या उनको कब मशीनरी पे लगाया जाना चाहिए, कब नहीं लगाया जाना चाहिए, ये सारी जो प्रोविजंस हैं जो भी सेफ्टी से संबंधित है उनको इंश्योर करने की भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत आती है। इसके साथ साथ हमने एक और प्रोविजन भी आपको बताया होगा, टू इंश्योर द फैसिलिटीज ऑफ लेबर वेलफेयर, टू इंश्योर द फैसिलिटीज ऑफ लेबर वेलफेयर। अगर हम बात करें लेबर वेलफेयर के संबंध, तो लेबर वेलफेयर भी एक महत्वपूर्ण प्रोविजन होता है श्रम कल्याण की बात करें, जैसे उचित पेयजल की व्यवस्था करना, शौचालय की व्यवस्था करना, ऐसे तमाम बेसिक सुख सुविधाओं की व्यवस्था करना जो हर एक वर्कर्स के लिए महत्व रखता है। तो ऐसी सारी फैसिलिटीज को इंश्योर कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कहीं ना कहीं ट्रेड यूनियन एक्ट की होती है। अगर एम्प्लॉयर के पक्ष से किसी प्रकार की इन तीनों प्रोविजन से संबंधित लापरवाही बरती जा रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? ट्रेड यूनियन एक्ट की होती है। साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव ये भी होता है आपका टू इंश्योर द फेयर wages
देखिए, वर्कर्स को जो भी मजदूरी दी जा रही है वो कहीं ना कहीं उचित होनी चाहिए, वो प्रॉपर होनी चाहिए। और उचित मजदूरी अगर किसी भी प्रकार से नियोक्ता द्वारा नहीं दी जा रही है तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाने की जो जिम्मेदारी होती है किसकी होती है? ट्रेड यूनियन लीडर की होती है। तो देखिए, जब श्रम संगठन साथ आता है, काम करता है, मिलजुल के काम करता है, तो किसी भी प्रकार की डिमांड नियोक्ता से संबंधित क्यों ना हो उसको आसानी से मनवाया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर वेजेस से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही, इवन बोनस से संबंधित कोई समस्या आ रही, ऐसी किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं हाईलाइट करने और साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन ढूंढने में भी जो रोल होता है वो किसका होता है? ट्रेड यूनियन एक्ट का होता है, साथ ही ट्रेड यूनियन के लीडर्स का होता है। क्लियर है? तो देखिए, यहाँ पे हमने फेयर वेजेस की बात की, साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे तो ऐसे विभिन्न फैसिलिटीज जो एक वर्कर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी ऑब्जेक्टिव बनते हैं किसके? ट्रेड यूनियन एक्ट। तो ऐसे कुछ बेसिक आपकी जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, उसके बारे में हमने आपको यहाँ पे आपको बताया कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है। जैसे फर्स्ट हमने बताया कि सहयोग की भावना लाना, किसके बीच में? एम्प्लॉयर्स के बीच में, वर्कर्स के बीच में। कलेक्शन ऑफ डेटा, वर्कर्स से संबंधित जो भी डेटा है उसका कलेक्शन के बारे में, उसके कहीं ना कहीं उसको रिकॉर्ड करने के बारे में। डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्राइक, हड़ताल करना है या नहीं करना है, इसके बारे में। टू इंश्योर द फैसिलिटीज ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाओं को सुनिश्चित करने में। साथ ही साथ आपकी हेल्थ के बाद अगर हम बात करें सेफ्टी की, तो सुरक्षा से संबंधित सुविधाओं को सुनिश्चित करने में। लेबर वेलफेयर की बात करें, श्रम कल्याण की सुविधाओं को सुनिश्चित करने में। साथ ही साथ हमने बताया कि फॉर द फेयर वेजेज, तो वेजेज को सुनिश्चित करने में। तो देखिए, इस तरीके से तमाम जो भी राइट्स होते हैं एक वर्कर्स के, उसको भी सुनिश्चित करने की जो जिम्मेदारी होती है उस किसकी होती है? ट्रेड यूनियन एक्ट की होती है। टू इंश्योर द राइट ऑफ वर्कर्स, पॉइंट भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, टू इंश्योर द राइट ऑफ वर्कर्स। देखिए, जो भी श्रमिक हैं उनके अधिकारों को भी सुनिश्चित करना, उनको अधिकारों को भी दिलवाना, ये किसकी जिम्मेदारी होती है? ट्रेड यूनियन एक्ट की होती है। इसी ट्रेड यूनियन एक्ट के माध्यम से धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं श्रमिकों का उत्थान होना शुरू हुआ। जैसा हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि किसी भी फैक्ट्री की बात करें, किसी भी बिजनेस की बात करें, उसका जो कोर पॉइंट होता है, वो जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है, वो होता है एचआर, ह्यूमन रिसोर्स, मानवीय संसाधन। जो श्रमिक, जो वर्कर्स, जो एम्प्लॉयज वहां पे काम करते हैं, अगर वो मन लगा के काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी इंडस्ट्री, आपकी फैक्ट्री की बात हो, आपके बिजनेस की बात हो, वो आगे की तरफ अग्रसर होगा, उसका ग्रोथ निश्चित है। लेकिन कभी भी अगर आपके व्यवसाय में काम करने वाले जो मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं, वो लापरवाही करते हैं तो कभी भी आपका बिजनेस आगे नहीं जा सकता। तो देखिए, धीरे धीरे जब वर्कर्स के बीच में संतुष्टि आने लगी, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्तर उनका उठने लगा, सामाजिक स्तर उठने लगा, धीरे धीरे करके वो मन लगा के काम किए और उसी का परिणाम रहा कि हमारा डेवलपमेंट तेज हुआ और आज हम इस पोजीशन पे खड़े हैं। नहीं तो आप कंपेरिजन करेंगे 1947 और अभी की 2020 की, तो दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा डिस्पैरिटी आपको देखने को मिलेगी। एक समय था हमारे देश में कोई भी इंडस्ट्री नहीं थी, इवन सुई तक हमारे देश में नहीं बनती थी। आज आप देखते हैं कि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की विभिन्न फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, न केवल अपने देश की कंजप्शन के लिए, इवन हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहीं ना कहीं चीजों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो जो बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है उसमें कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है आपकी ट्रेड यूनियन एक्ट का। तो देखिए, आज हमने आपको ट्रेड यूनियन के एक्ट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम ऐसे आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।